हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं योगेश त्रिपाठी आप सभी का फाउंडेशन बैच में एक बार फिर से जोरदार स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता था, हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ रहे थे और भारतीय राज्य व्यवस्था की बहुत ही महत्वपूर्ण विषय भारतीय संविधान के इतिहास को हम लोगों ने लगभग पूरा पढ़ लिया था। लगभग इसलिए बोल रहा हूं कि मान लो कुछ छूट गया हो, पर आप लोगों को पता है जिस तरह से हमने पढ़ा था वो बहुत ही गहन तरीके से पढ़ा था। हमने उसमें प्रीलिम्स के कैसे क्वेश्चन आए इस पे भी डिस्कशन कर लिया। साथ ही हमने ना उसको केवल पढ़ा बल्कि हमने उसके एक एक तथ्य को महसूस किया था। दोस्तों, मैंने उसको कहानी की तरह पढ़ाया था आप लोगों को। तो चलिए अब नए टॉपिक की ओर चलते हैं, जिसका नाम है भारतीय संविधान की उद्देशिका। बच्चों, इसे इंग्लिश में प्रीएम्बल भी कहते हैं या प्रस्तावना भी कहते हैं, और आज का विषय बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर इसकी महत्ता की बात करें तो इंटरव्यू में सीधे पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को सुनाइए। जब मैं पहली बार इंटरव्यू देने गया था तो मुझसे जो साक्षात्कार बोर्ड था उसमें से एक व्यक्ति ने यही पूछा कि भाई आपने संविधान पढ़ा है? हमने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा उसकी प्रस्तावना सुनाइए। तो बताइए अब इसका कितना बड़ा रोल होगा। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि क्या अब किताब भी रटनी पड़ेगी क्या, ये कैसा साक्षात्कार या इंटरव्यू है। तो दोस्तों, ये कोई किताब नहीं है, ये हम लोगों के लिए सबसे पवित्र ग्रंथ है। जिस तरह से एक पुजारी के लिए वेद महत्वपूर्ण होता है, सबसे अच्छा पुजारी वही है जिसको वेदों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी है, सबसे अच्छा मौलवी वही है जिसे कुरान के बारे में जानकारी है। तो आप ये भी कह सकते हो कि सबसे अच्छा अधिकारी भी वही होगा जो संविधान को समझता होगा। क्योंकि आप अभी क्या हो, भविष्य में बनने वाले अधिकारी हो ना, तो आपको तो इसको पता ही होना चाहिए। अगर इसको नहीं आप जानते तो फिर आप में बहुत बड़ी कमी है। ये तो मैंने आपको इंटरव्यू के लिए बताया। आप मेंस के संबंध में इसको समझिए कि मेंस के हर क्वेश्चन में आप संविधान की उद्देशिका से उत्तर लिख सकते हो। आप हर क्वेश्चन को सुंदर बना सकते हो। क्वेश्चन आ जाए घरेलू हिंसा रोकथाम अधिनियम के बारे में चर्चा करिए, आप वहां इसके कुछ शब्द लिख सकते हो। क्वेश्चन आ जाए मनरेगा के बारे में लिखिए, आप वहां इसके शब्द लिख सकते हो। क्वेश्चन आ जाए कि वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव के बारे में लिखिए, आप वहां इसको लिख सकते हो, है ना। क्वेश्चन आ जाए 3 तलाक के बारे में लिखिए, आप वहां इसको लिख सकते हो। क्वेश्चन आ जाए राम मंदिर के बारे में लिखिए, आप इसको भी वहां लिख सकते हो। किसी भी तरह का क्वेश्चन आए आप इसको लिख सकते हो। प्रीलिम्स में तो सीधे इससे कई क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सा शब्द संविधान की उद्देशिका में है, कौन सा शब्द नहीं है, किस शब्द का क्या मतलब है, कौन सा शब्द कहां से लिया गया। कई सारे फैक्ट इससे बनते हैं। और दोस्तों, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि मैं आपको सब कुछ पढ़ाऊंगा, बस आप लोग मेरे साथ बने रहिए और बहुत मजा आएगा। आप लोगों में कई लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि हम पढ़ चुके हैं, पर आप लोग विश्वास मानिए कि आप लोगों ने इसको रटा होगा, समझा नहीं होगा। आज आप इसको समझिए, महसूस करिए। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहले कि क्या क्या पढ़ेंगे आज। तो देखिए, हम लोगों को आज पढ़ना है कि संविधान क्या है, फिर हम उद्देशिका क्या है ना। फिर हम पढ़ेंगे इसका क्या इतिहास था, कहां से आई, किसने लिखा, क्यों लिखा, है ना। भारत के संविधान में कब जोड़ी गई, किसका प्रभाव है, यूएसए का प्रभाव है, अमेरिका का मतलब रूस का प्रभाव है, ये सब समझेंगे। फिर इसके एक एक शब्द की व्याख्या करेंगे और फिर उसके बाद इसके महत्व को समझेंगे। फिर उसके बाद संविधान का अभिन्न अंग है कि नहीं, इस पे भी हम लोग डिबेट करेंगे। संविधान का अभिन्न शब्द याद रखिएगा, है ना। संविधान का अभिन्न अंग है कि नहीं, इस पे भी बात करेंगे। फिर हम लोग ये देखेंगे कि इसमें संशोधन हो सकता है कि नहीं, अर्थात आर्टिकल 368 इस पे अप्लाई है कि नहीं, या ये देखेंगे ये सरकार को पावर देती है या सरकार की कोई पावर को कम करती है ना। कई चीजों पर चर्चा करेंगे। क्लास लंबी हो सकती है तो 2 भागों में होगी, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे संविधान की उद्देशिका क्या है। दोस्तों, आपके सामने जो दिख रहा है ना, वही है संविधान की उद्देशिका। अभी तो इसको समझ लीजिए, पर जब इंटरव्यू देने जा रहे हो तो लगभग इसको याद भी कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आज नहीं तो कल आप लोग इंटरव्यू जरूर दोगे, इसलिए इसको जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, एक बार साथ में पढ़ते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय
तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा व राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाले बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपने संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित व आत्म अर्पित करते हैं। देखिए दोस्तों, ये आप लोगों को कुछ शब्द दिखाई दे रहे होंगे, पर अगर इसको आप देखिए तो ये हमारे भारत के सपने हैं। भारत के सपने आप लोगों के मन में कुछ अलग सा दिखा होगा। दोस्तों, जैसे हमारा सपना है ना, आईएएस बनना, पीसीएस बनना, प्रधानमंत्री बनना, मुख्यमंत्री बनना, सांसद बनना, विधायक बनना, है ना। अब सपने तो बड़े होने चाहिए, बिना बड़े सपनों के मजा नहीं आती दोस्तों। तो वैसे ही हमारे भारत के भी तो सपने होंगे, हमारा भारत भी तो सोचता होगा कि हमें भविष्य में क्या बनना है। तो वैसे ही दोस्तों, ये अपने देश के सपने हैं। हमारा देश यही सपने देखता है। इसका एक एक शब्द बताऊंगा, तब आपको अपने देश के एक एक सपने को समझोगे आप। बड़ा मजा आने वाला आज की क्लास में। तो ठीक, तो ये अपने संविधान की उद्देशिका जो है वो अपने भारत का सपना है। ये दिखाता है कि भारत को किस दिशा में आगे बढ़ना है। जैसे हमें सिविल सर्विस की तैयारी के लिए आगे बढ़ना है, ये हमारा सपना है। तो ये बताता है कि ये भारत का सपना है और भारत को भी इसी ओर आगे बढ़ना है। दोस्तों चलिए सबसे पहले समझते हैं कि संविधान की उद्देशिका क्या है। आखिर ये उद्देशिका होती क्या है, उद्देशिका का क्या मतलब होता है। तो दोस्तों कहा जा सकता है कि उद्देशिका सारांश होती है, ठीक। यह कहा जा सकता है कि निचोड़, बहुत व्यवहारिक भाषा में अगर कहें, जिसको कोर, समझ में आई आपको बात, है ना। या ये कहा जा सकता है ये संविधान की पहचान है, या जिसको हम कह सकते हैं मूल पहचान है। अभी आपको मैं एक एक शब्द बताऊंगा, है ना। ये भी कहा जाएगा कि ये भारत के सपने हैं, या ये भी कहा जा सकता है कि यह एक सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक क्रांति है। अब आपको लग रहा होगा ये क्रांति कैसे हो सकती है। दोस्तों जब पूरी संविधान की उद्देशिका आप पढ़ लोगे ना, तो आपको इस चीज का आंसर मिल जाएगा। चलिए अब शुरू करते हैं सबसे पहले कि संविधान की उद्देशिका है क्या। देखिए, उद्देशिका का मतलब होता है सारांश। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सारांश क्या होता है। तो दोस्तों जब वो एक किताब लेने जाते हो ना आप, तो किताब मान लो अगर 400 पेज की है, तो कई लोग तो ये 400 पेज पढ़ेंगे फिर समझेंगे किताब में क्या लिखा है। पर एक समझदार व्यक्ति इसका पहला पेज देखेगा जिसमें प्रियम्बल लिखा होगा, वो उसी को पढ़ के समझ जाएगा कि इन 400 पन्ने में लगभग क्या कहा गया होगा। जैसे हम लोग एक मूवी के कुछ कहानी बता देते हैं तो समझ जाते हैं ना कि इस मूवी में लगभग ऐसा होगा, अर्थात पूरी मूवी को हम 1-2 मिनट की कहानी से समझ सकते हैं ना। तो वैसे ही जैसे इसकी 400 पन्ने की जो कहानी है उसको हम एक पेज से समझ सकते हैं, जिसको हम प्रस्तावना बोलते हैं, इसी को बोलते हैं सारांश। तो वैसे ही जो भारतीय संविधान है ना पूरा, उसका सारांश है हमारी उद्देशिका। जो व्यक्ति उद्देशिका को पढ़ लेगा वो पूरे संविधान को समझ लेगा कि आखिर हमारा संविधान क्या कहना चाहता है। बात समझ में आई। फिर आप कहोगे ये निचोड़ क्या है। तो दोस्तों जैसे मान लीजिए कि 1000 किलो आपके पास गन्ना रखा हो, है ना, लेकिन जब आप उसका जूस निकालोगे तो कुछ लीटर ही आएगा, और उसी गन्ने के जूस के कारण इस 1000 किलो का महत्व था, है ना। किसके कारण महत्व था? जूस के कारण ही इसका महत्व था ना। जैसे ही जूस निकल गया इसका सारा महत्व खत्म, फिर ये कचरा हो गया। वैसे ही हमारे संविधान की उद्देशिका ही हमारे पूरे संविधान का निचोड़ है, पूरे संविधान का हमारे कोर है वो। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? अगर हमारे संविधान की उद्देशिका के साथ कुछ गलत हुआ तो फिर हमारे संविधान का मतलब नहीं रह जाएगा। ये बात आपको भी समझ में आएगी धीरे धीरे। तो ये बात आप समझ लीजिए कि हमारे संविधान का वो क्या है, निचोड़ है। अगर निचोड़ को समझ लोगे तो आप पूरे संविधान को समझ लोगे। मेरी बात समझ में आ रही? अभी और समझ में आएगी। फिर कहते हैं ये पहचान है। भारत के बहुत बड़े वकील, प्रबुद्ध वकील
पालकीवाल जी ने कहा था कि ये पहचान है। अब आप कहोगे ये पहचान कैसे है, मतलब पहचान पत्र बोला था इसको, मैंने आपको पहचान बताया। देखिए, जैसे आप आपस में चर्चा करो और पूछो कि योगेश सर क्या हैं, तो कोई कहेगा योगेश सर एक टीचर हैं जो बहुत सरल तरीके से या कहानी की तरह पढ़ा देते हैं। तो ये मेरी पहचान हुई ना, यही मेरा निचोड़ हुआ, यही मेरा यही मेरा कोर हुआ। समझ में आया? तो इसी तरह जो हमारे भारतीय संविधान की उद्देशिका है वो पूरे भारतीय संविधान की पहचान है। हमारा पूरा भारतीय संविधान जो पहचाना जाता है ना, वो हमारे पूरे भारतीय संविधान की उद्देशिका से पहचाना जाता है। अगर उद्देशिका को कोई पढ़ लेगा तो पूरे भारतीय संविधान को जान जाएगा, या ये कहिए जो पूरे भारतीय संविधान को समझेगा वो बाद में उद्देशिका की जैसे ही निष्कर्ष में पहुंचेगा, अच्छा ये था भारतीय संविधान। जैसे आप पूरी कहानी पढ़ोगे, बाद में कुछ शब्दों को ही निकालते हो ना निष्कर्ष के तौर पे, तो वैसे ही ये क्या है, पहचान पत्र है। भारत के सपने व क्रांति, ये आपको तब समझ में आएगा जब आप पूरे संविधान की उद्देशिका को पढ़ेंगे। अभी समझेंगे, है ना, कि कैसे सपने हैं। मैंने अभी आपको उदाहरण देके बताया था ना, जैसे हमारे सपने आईएएस पीसीएस बनना है, वैसे ही भारत अगर एक पर्सनालिटी है तो ये भारत का सपना है कि हमें संविधान की उद्देशिका की तरह बनना है। क्लियर? बस इतना समझ लीजिए। तो यहां आपको यह समझ में आने लगा होगा कि उद्देशिका क्या होती है। अब चलते हैं, हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने संविधान की प्रस्तावना को देख लिया, फिर यह पढ़ लिया कि यह है क्या। अभी इसको नहीं पढ़ा हमने, ये क्या है अभी ये पढ़ा है। अब चलिए इसको पढ़ते हैं, इसके एक एक शब्द को पढ़ते हैं। दोस्तों, इसका पहला शब्द लिखा है हम भारत के लोग। हम भारत के लोग, ये इतना बड़ा शब्द है ना कि इसमें अगर कोई लेक्चर अच्छे से लेने लगे तो 2 या 3 दिन इसमें लेक्चर लिया जा सकता है लगातार। ये इतना ही बड़ी बात है, ये कई सारी अपने साथ व्याख्याओं को लिए हुए हैं। तो चलिए कुछ व्याख्याओं को हम समझते हैं समय की सीमा के अनुसार। जैसे लिखा है हम भारत के लोग, देखिए इसमें आप समझिएगा कि इसने क्या कहा है, हम भारत के लोग दृढ़ संकल्पित होकर, बस यहां से इससे जोड़िएगा, दृढ़ संकल्पित होकर यहां फिर आत्मर्पित करते हैं, है ना। अर्थात हम भारत के लोग इस संविधान को बना रहे हैं, ऐसा लिखा है ना इसने। तो देखिए अब इसमें हम भारत के लोग से क्या क्या मतलब निकाला जा सकता है। तो चलिए पहले मैं इसमें एक बात बताऊं, इंटरेस्टिंग बात है, डिबेट, है ना। जब संविधान सभा में संविधान को लिखा जा रहा था तो सवाल यह था कि इसमें शुरुआत कहां से की जाए। कई लोगों ने कहा कि भगवान के नाम से करो, कई लोगों ने कहा कि गांधी जी के नाम से करो। तो दोस्तों, भगवान के नाम को लेकर काफी वाद विवाद हुआ और फिर कहा कि चलो इसमें वोटिंग करते हैं। मैंने कहा था कि सामान्यतः तो हमारा संविधान विचार विमर्श करके लिखा गया है, पर कुछ बातों में वोटिंग हुई। तो दोस्तों, आपको विश्वास नहीं होगा कि 1947-48 के समय में या 49 के समय में भारतीय संविधान सभा ने इस बात को कैंसिल कर दिया कि इसमें भगवान का नाम होगा। अब आप उस समय के लोगों की बौद्धिक सोच देखिए कितनी थी, अर्थात वो कितने प्रगतिशील थे। उन्होंने कहा था कि धर्म व राज्य अलग अलग होंगे, है ना, हमारा संविधान विज्ञान की तरह बढ़ेगा या विज्ञान को आदर्श मानेगा, ना कि किसी धर्म को। ये उस समय के लोगों की सोच थी। अब समझ लीजिए इस बात से क्या है। तो चलिए मैंने आपको एक डिबेट बताई ताकि आपको महसूस हो सके कि उस समय भारतीय संविधान जो बना रहे थे वो कितने प्रगतिशील विचारों के थे। आप आज धर्म के नाम पे लड़ते हो ना, पर उस समय के लोगों को देखो, उस समय के लोगों को पता था कि राज्य अलग होता है, धर्म अलग होता है, दोनों की अपनी अलग अलग जगह है। मेरी बात समझ में आ रही? तो इस तरह चीजों को आपको समझना होगा। तो मैंने तो आपको एक डिबेट बताई, फिर ये भी बताया कि संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया कि हम भारत के लोग से ही हमारा संविधान शुरू होगा। दोस्तों, हम भारत के लोग जो लिया गया है वो यूएसए के संविधान से प्रभावित है। यूएसए में भी ऐसे ही लिखा है, वी द सिटीजन ऑफ यूएसए। तो वैसे ही हम लोगों ने लिखा कि हम भारत के लोग।
तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये किस देश से प्रभावित है, तो आप कहोगे यूएसए से प्रभावित है। चलिए, मैंने आपको एक डिबेट बता दी, ये बता दिया ये किस देश से प्रभावित है। अब इस शब्द को समझते हैं। तो देखिए, इस शब्द को जब आप पढ़ोगे ना तो ये समझ में आ जाएगा कि हमारे संविधान को वास्तविक रूप से किसने लिखा है। किसने लिखा है? हम भारत के लोग, अर्थात हमारे संविधान को भारत के लोगों ने लिखा है। किसने लिखा है? भारत के लोगों ने लिखा है। क्लियर? तो इस शब्द का क्या मतलब है? इस शब्द से यह चीज स्पष्ट होती है कि भारत के संविधान के वास्तविक निर्माता या मूल निर्माता कौन थे? भारत के लोग थे। हमारी जो संविधान है वो किसी विदेशी संस्था के द्वारा नहीं लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया है? भारत के लोगों के द्वारा लिखा गया है। अर्थात यह भारत के लोगों द्वारा जनित एक ग्रंथ है। बात समझ में आ रही? तो इस लाइन से यह स्पष्ट होता है कि भारतीय संविधान किसने लिखा है, उसके निर्माणकर्ता वास्तविक रूप से कौन थे। दोस्तों, अब इसी शब्द का एक और व्याख्या है, वो ये है कि इस शब्द से यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारे संविधान को शक्तियां कहां से मिली हैं, पावर कहां से मिली हुई है हमारे संविधान को। अर्थात हमारे संविधान का शक्ति का स्रोत क्या है। देखिए, इसको एक कहानी से मैं आपको बताऊं, है ना। जैसे मान लीजिए कि एक रूम है ना। इस रूम में 3 लोग रहते हैं, है ना। इन्होंने अपने एक रूल बुक बनाई, है ना। मतलब रूल बुक का मतलब कुछ नियम लिख लिए कि उसी के अनुसार काम करना है। तो ये इनका क्या हो गया? कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। अच्छा, एक बात बताइए, ये रूल बुक के अनुसार काम जो किया जा रहा है वो क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इसके पास है शक्ति, है ना, पावर। पर आप ये बताओ, इसको पावर कहां से आई? इसको पावर आई इन तीनों से, क्योंकि इन तीनों ने सहमति व्यक्त की और सहमति व्यक्त करके ही इसको लिखा। तभी तो इसकी बात इन तीनों के द्वारा मानी जा रही है ना। अर्थात क्या हुआ? हम इस संविधान का स्रोत क्या है? यह 3 लोग हैं। क्यों 3 लोग हैं? क्योंकि इन तीनों ने आपस सहमति की और फिर लिखा, तभी इस ग्रंथ को पावर मिली। आखिर इसको इतनी पावर क्यों मिली कि इसकी बात सब कोई मान रहे हैं? क्योंकि इन तीनों ने सहमति से लिखा है इसको। बात समझ में आई? पावर क्या मतलब होता है? तो वैसे ही हमारे संविधान की शक्ति का स्रोत कौन है? जनता। कौन? भारत की जनता। समझ में आ गया? तो यह भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है। तो आप कहोगे कि उद्देशिका को पढ़ने से ज्ञात होता है कि हमारे संविधान की शक्ति का स्रोत भारत की जनता है। अर्थात भारत की जनता ने उसमें सहमति व्यक्त की और उसको पावर दी, तभी आज उसको सब कोई मान रहे हैं। किसी राज्य ने इसको शक्ति नहीं दी, किसी सरकार ने इसको संस्था ने शक्ति नहीं दी। इसको वास्तविक शक्ति किसने दी? इसको वास्तविक रूप से शक्ति दी हमारी जनता ने। तो बताइए दोस्तों, संविधान बड़ा हुआ कि जनता बड़ी हुई? जनता बड़ी हुई। अर्थात भारत के लोग सबसे पहले आते हैं, फिर आता है संविधान, फिर उसको क्रियान्वयन करने वाली सरकार, है ना। तो सबसे पहले कौन है? सबसे पहले हम भारत के लोग हैं। चलिए, 2 बातें हमने समझ ली कि निर्माण कार्य और शक्ति का स्रोत। दोस्तों, तीसरी बात है इसमें कि लोकतंत्र। इसी से स्पष्ट होता है कि भारत में लोकतंत्र है। लोकतंत्र का क्या मतलब होता है? लोकतंत्र का मतलब होता है यहां पर जनता का शासन हो, अर्थात यहां जनता सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो। तो आपको पता है कि हम भारत के लोग जब संविधान की शक्ति का स्रोत हैं तो सबसे शक्तिशाली भी तो हम ही हुए। तो यही है डेमोक्रेसी। देखो बेटा, आप लोगों ने अभी तक जो लोकतंत्र की कई तरह की परिभाषाएं रटी होंगी ना, वो यूपीएससी में किसी काम की नहीं है जब तक आप उसको रियल में महसूस नहीं करोगे। यूपीएससी में एक भी सवाल किसी भी किताब से रटा हुआ नहीं आता, ये बात जान लो। चूंकि मैं आप लोगों के साथ किसी तरह का धोखा या छलावा नहीं करना चाहता, इसलिए कोई चीज कितनी भी कठिन होगी मैं आपको पढ़ाऊंगा। आपको समझ में ना आए तो ये आपकी दिक्कत। अगर आपको यूपीएससी निकालना है तो उसको समझना होगा। बाकी मैं सबसे सरल तरीके से समझाता हूं, यह मैं आपको दावे के साथ कहता हूं। तो आप अपना दिमाग खोल के बैठिए और सुनिए।
क्लियर। तो इस तरह कह सकते हो कि भारतीय संविधान की उद्देशिका का जो सबसे आगे का वर्ड है हम भारत के लोग, वो क्या करता है, वो बताता है कि हमारा भारत में जनता संप्रभु है, हमारे भारत की जनता के द्वारा यह संविधान लिखा गया है। दोस्तों एक इस लाइन की बहुत खूबसूरत बात है। मैं जब आज आ रहा था तो मैंने सोचा कि हमारे संविधान में क्या अच्छा लिखा है, तो देखिए सबसे अच्छा लिखा है हम भारत के लोग। इसने कहीं ये नहीं लिखा कि हम भारत के हिंदू लोग, हम भारत के मुस्लिम लोग, हम भारत के पुरुष लोग, हम भारत के महिला लोग, हम भारत के गोरे लोग, ऐसा कहीं नहीं लिखा है ना। हम भारत के यूपी लोग, ऐसा कहीं नहीं लिखा। इसने कितने समावेशी रूप में लिखा है, अर्थात हमारा भारतीय संविधान में सबका समान रूप से हक है। किसी भी व्यक्ति को हम संविधान से वंचित नहीं कर सकते। जब मैं ट्रांसजेंडर पढ़ा रहा था तब मैंने आपको यही कहा था कि हमारे ट्रांसजेंडर को भी संविधान के तहत सुरक्षा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये उनका भी संविधान है, ये उनके भी सपने हैं। दोस्तों ट्रांसजेंडर का मेरा वीडियो जरूर देखिएगा, ये सब आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। ऐसे वीडियो देखा करिए जो आपको बेहतर इंसान बना दें। तो हम भारत के लोग, समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को, कितना महत्वपूर्ण शब्द है, कितना शक्तिशाली शब्द है। इस शब्द की जितनी महिमा मंडन की जाए वो कम होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट शब्द की ओर चलते हैं, जो उससे भी और अच्छा शब्द होगा, जो क्या है, भारत को एक संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न। अब इस शब्द को समझिए। आप लोग देख रहे होंगे कि मैं एक एक शब्द में काम कर रहा हूं। अभी मैंने एक टॉपिक छोड़ दिया था संविधान का इतिहास, वो मैं बाद में पढ़ाऊंगा, बिल्कुल फैक्चुअल है इसलिए बाद में पढ़ाया जाएगा, है ना। तो देखिए, लेकिन पढ़िएगा जरूर, प्रीलिम्स में वहीं से क्वेश्चन आएगा, है ना। तो अब देखते हैं संप्रभुता क्या होती है ना। संप्रभुता क्या होती है, सोवरेन, यही शब्द यूज किया है ना, संप्रभुता संपन्न। तो संप्रभुता का मतलब क्या होता है दोस्तों, यह एक विशेषता है। और क्या विशेषता है, वो विशेषता है कानून को बनाने की व उसको मनवाने की, अर्थात कानून को बना भी सकती है और उसको क्रियान्वयन भी सुनिश्चित करेगी। क्लियर। जैसे मान लो मैं हूं और मैं कोई कानून बना सकता हूं क्या, कोई कानून नहीं बना सकता, और ना ही अगर बना भी लिया तो किसी को जबरदस्ती उसको मानने के लिए बाधित कर सकता हूं। तो मैं कहूंगा मैं संप्रभु नहीं हूं। लेकिन भारत हमारा राज्य है ना, भारत क्या है, एक राज्य है ना, स्टेट। ठीक दोस्तों, मैं कुछ शब्द आपको ना टेक्निकल रूप में जानबूझकर भ्रमित करने के लिए लिखता हूं, ताकि आपको ये जरूर पता चलने लगे कि आपके नॉलेज का क्या दायरा है। देखिए, आप अभी तक सोच रहे होंगे कि स्टेट तो यूपी एमपी को कहते हैं, पर ऐसा नहीं है। अभी मैंने कहा था जब मैं स्टेट और नेशन की वीडियो बनाऊंगा तब आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। अभी बस इतना समझिए कि मुख्यतः भारत को स्टेट कहते हैं, है ना, नेशन स्टेट। तो क्या स्टेट है भारत हमारा, तो भारत को क्या है, शक्ति है। भारत कोई भी कानून बना सकता है और उसका क्रियान्वयन कर सकता है। तो इसी के कारण कहा जाता है कि भारत संप्रभु है। याद रखिएगा, कोई भी कानून भारत को रोकने वाला कोई नहीं है। तो इसलिए कहा जाता है कि भारत संप्रभुत्व संपन्न देश है। तो मेरा कहने का मतलब, संप्रभुता से यह तात्पर्य है कि संप्रभुता का मतलब होता है सर्वशक्तिशाली, जिसके ऊपर कोई रोक टोकने वाला ना हो, वही कहलाता है संप्रभुता। देखिए, संप्रभुता की दो खासियत होती है, एक उसको हम बोलते हैं आंतरिक पक्ष और एक होता है बाह्य पक्ष। तो जैसे भारत है, तो भारत का आंतरिक पक्ष के संदर्भ में संप्रभुता क्या है कि भारत किसी भी कानून को बना सकता है और लागू करवा सकता है ना। पर ऐसा नहीं कि यूएसए में भी बना देगा। तो समझिएगा, यूएसए के संदर्भ में उसकी संप्रभुता अलग होगी। थोड़ी आराम से सोचिए, क्या है कि संप्रभुता के दो पक्ष होते हैं, एक आंतरिक पक्ष, एक बाह्य पक्ष। आंतरिक पक्ष का मतलब होता है कि अगर कोई देश संप्रभु है
तो अपने देश के समस्त क्षेत्र के संदर्भ में कोई भी कानून बना सकता है, उसका क्रियान्वयन कर सकता है अपने क्षेत्र के संबंध में। अर्थात जो भारत है उसकी जो भी भौगोलिक सीमा है ना, ये भौगोलिक सीमा, उसके संदर्भ में कोई भी कानून बना सकता है और उसका क्रियान्वयन कर सकता है। परंतु अमेरिका के संदर्भ में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो क्या है, भारत के क्षेत्र में नहीं आता। तो वहीं अब संप्रभु का जो बाह्य पक्ष होता है उसका यह मतलब होता है कि हम बाह्य संदर्भ में पूर्णतः मुक्त होते हैं, पूर्णतः फ्री होते हैं। अर्थात हम पे किसी बाह्य संस्था का दबाव नहीं होता। जैसे मान लीजिए मैंने कहा, ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड इशू है, इसको समझ लीजिएगा, अमूर्त है, अभी समझने में थोड़ी मुश्किल आ रही होगी। जैसे मैंने कहा कि भारत संप्रभु है, तो इसका यह मतलब है कि भारत अपने इनर मैटर में अर्थात आंतरिक मामलों में कोई भी कानून बना सकता है, उसका क्रियान्वयन कर सकता है, एग्जीक्यूशन, है ना। लेकिन बाह्य पक्ष में भारत क्या है, पूरी तरह से मुक्त है, अर्थात फ्री है, उसमें कोई बाह्य संस्था दबाव नहीं डाल सकती। तो कहने का यह मतलब है कि एक संप्रभु राज्य से तात्पर्य यह है कि वह अपने आंतरिक मामले में पूर्णतः मुक्त होता है, वह बाह्य मामले में पूरी तरह से फ्री होता है। हम जैसे यूएसए भी संप्रभु है, भारत भी संप्रभु है, तो इसका यह मतलब है कि यह भी फ्री है, हम भी फ्री हैं, है ना। अर्थात हम दोनों इक्वल हैं, ना ये इस पे दबाव डाल सकता है ना ये इस पे दबाव डाल सकता है। जैसे नॉर्थ कोरिया है, अब है तो छोटा सा देश पर संप्रभु है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि यूएसए उस पर दबाव नहीं डाल सकता वास्तविक रूप से। अभी मैं आदर्श की बात कर रहा हूं, जो आदर्श है ना। लेकिन यूएसए अपने आंतरिक मामलों में कुछ भी कर सकता है, नॉर्थ कोरिया अपने आंतरिक मामलों में कुछ भी कर सकता है, भारत अपने आंतरिक मामलों में कोई भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि यह सब संप्रभु संस्था है। अब याद करिए, अगर ये अभी ना समझ में आ रहा हो, अभी भी समझ में ना आ रहा हो भाई, तो याद करिए कि 1947 के पहले लगभग हम क्या थे, संप्रभु थे। बताइए, हम संप्रभु थे कि नहीं थे? नहीं थे। क्यों? क्योंकि हम यूके के अंतर्गत थे। यूके जो कहेगा, इंग्लैंड जो कहेगा, वो भारत को करना पड़ेगा। तो कहोगे कि हम बाह्य रूप से दबे हुए थे, क्लियर। साथ में हमें आंतरिक मामलों में कोई आजादी थी नहीं थी, जो यूके कहता था वही करते थे, है ना। तो आप देखोगे इसी को बोलते हैं डोमिनियन, है ना, डोमिनियन। तो अर्थात हम प्रभावित थे, हम आजाद नहीं थे। अब क्लियर आ गया कि सोवरेन का क्या मतलब होता है। सोवरेन का मतलब होता है जब कोई राज्य किसी भी कानून को बनाने में और उसको लागू करने में पूर्णतः फ्री हो, वो अपने देश के अंदर कोई भी कानून बना सके, उसे लागू करवा सके, तो हम कहेंगे वो संप्रभु देश है। साथ में जब वो बाह्य मामलों में पूर्णतः मुक्त होता है, तब भी कहेंगे वो संप्रभु देश है। दोस्तों, कई लोग सवाल लगा करते हैं कि भारत तो यूएनओ का मेंबर है और उसे यूएनओ की सारी बात माननी पड़ती है, तो कहां से रहा संप्रभु, है ना। जैसे मान लो कि हमें यूएनओ की सारी बात माननी पड़ती है, तो भारत संप्रभु नहीं है। एक उदाहरण देखिए कि मान लीजिए एक 4 साल का बच्चा है कोई, है ना, और उसके पापा उसके साथ खेल रहे हैं, ठीक है। तो 4 साल का बच्चा मान लो चोर बना, अब 4 साल का बच्चा मान लो पुलिस बना, है ना, और उसके पापा मान लो चोर बने। तो इसने इसको पकड़ लिया और कहा कि मैंने तुम्हें जेल में डाल दिया है, तो पापा भी एक्टिंग करेंगे कि हाँ जेल में डाल दिया है। तो क्या इसका ये मतलब हो जाएगा कि पापा अब कमजोर है? नहीं ना। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि पापा का ऐसा करने का मन है, अर्थात ये पापा की ही उसके स्वतंत्रता है, इसलिए वो कर रहे हैं। जब चाहेंगे तब इसको 2 झापड़ मारेंगे और चोर पुलिस सब बंद हो जाएगा। कहने का क्या मतलब है कि ये क्या था, ये सब उसके पापा के ही मन से हो रहा था, अर्थात पापा ही उस घर के मालिक थे एक प्रकार से, ये नहीं मालिक बन गया। तो इसी तरह हम लोग भी जो यूएनओ को ज्वाइन किए हुए हैं, वो अपने मन से किए हुए हैं, किसी का बाह्य दबाव नहीं है। जब चाहे हम यूएनओ को छोड़ सकते हैं। तो ये कहानी मैंने आपको समझाने के लिए बताई थी, तो समझ जाइए कि हम
यूएनओ को कभी भी छोड़ सकते हैं। हम जिसको भी जो भी काम कर रहे हैं वो अपने मन से कर रहे हैं, अर्थात यह मेरी मर्जी है, यह भारत की मर्जी है कि वो यूएनओ में सदस्य बना हुआ है। तो इसको ये नहीं कहा जा सकता कि हम यूएनओ के अंतर्गत आ गए। इस कहानी से इसको बड़े आराम से महसूस करिएगा। आगे चले। अब क्या है नया शब्द? संप्रभु मैंने पूरा क्लियर कर दिया। अब एक नया शब्द है और शानदार, समाजवादी, है ना। कि समाजवादी क्या होता है, चलो अब ये देखते हैं। सोशलिज्म, समाजवादी, सोशलिज्म क्या होता है? देखिए दोस्तों, समाजवादी को समझने के लिए आपको कई अवधारणाएं समझनी पड़ेंगी, तभी आपको समाजवादी या सोशलिज्म समझ में आएगा। तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा साम्यवाद और इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा पूंजीवाद। अब पढ़ाने को तो मैं एक लाइन में बता सकता हूं कि समाजवाद क्या है, पर वो महसूस नहीं होगा और यूपीएससी के काम नहीं आएगा, इसलिए इसको लंबे से पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए, पूंजीवाद एक ऐसा देश होता है जहां पर सभी संसाधनों में निजी क्षेत्र का कंट्रोल होता है ना। निजी क्षेत्र का जितने भी संसाधन हैं, तथा कोशिश की जाती है एक ऐसा समाज बने जहां पर सबको स्वतंत्रता हो। ठीक, लेकिन साम्यवाद एक ऐसा देश होता है जहां पर संसाधनों में केवल और केवल सरकार का हक होता है और कोशिश की जाती है कि समाज में समानता हो, है ना। ये बातें समझ लीजिए। तो क्या कहते हैं, पूंजीवाद क्या है? एक आर्थिक अवधारणा भी है और एक सामाजिक अवधारणा भी है। वैसे ही साम्यवाद क्या है? एक आर्थिक अवधारणा भी है और एक सामाजिक अवधारणा भी है। क्लियर? दो बातें आपको समझ में आ रही है अभी? बस धीरे धीरे समझिएगा और इस शब्द को आप इतना अच्छे से समझ लोगे कि आपको खुद महसूस होगा कि ये कितना शानदार शब्द है। तो समाजवादी में आपको मैंने क्या बताया कि आर्थिक व सामाजिक दो तरह की अवस्था होती है। तो आप कह सकते हो पूंजीवाद क्या है? एक सामाजिक और आर्थिक स्थिति। वैसे साम्यवाद भी एक सामाजिक और आर्थिक स्थिति। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे पूंजीवाद क्या है, तो आप कहोगे एक ऐसी सामाजिक व आर्थिक स्थिति यहां पर समाज में स्वतंत्रता मुख्य उद्देश्य होता है, वह निजी संसाधनों में निजी क्षेत्र का हक होता है। अब इसको समझते हैं, निजी क्षेत्र क्या होता है। तो निजी क्षेत्र का मतलब होता है जैसे वर्तमान में कोरोना वैक्सीन बन रही है, तो कोरोना वैक्सीन को कौन बनाएगा, कितने रुपए में बेची जाएगी, किसको किसको बेची जाएगी, ये सब कौन डिसाइड करेगा? या तो सरकार डिसाइड करेगी, है ना, या तो निजी क्षेत्र डिसाइड करेगा। क्लियर? तो दो डिसाइड करेंगे, या तो सरकार या तो निजी क्षेत्र। जैसे मान लो जो निजी क्षेत्र की कंपनियां हैं वो क्या कह देंगी कि इसकी कीमत 1 लाख रुपए होगी, जो खरीदेगा उसको उसको दी जाएगी, जो नहीं खरीदेगा उसको उसको नहीं दी जाएगी। पर सरकार डिसाइड कर सकती है कि यह फ्री में होगी और सबको बांटी जाएगी, है ना। मान लो कोई सरकार ये कह दे कि यह केवल महिलाओं को दी जाएगी, पुरुषों को नहीं दी जाएगी, या केवल बच्चों को दी जाएगी और यूथ को नहीं दी जाएगी, केवल बुजुर्गों को दी जाएगी। तो सरकार डिसाइड कर रही है ना। किसी भी मामले में जैसे समझ लो, अरे जैसे मान लो पेट्रोल और डीजल मिलता है, यह भी तो संसाधन है। तो इसके संदर्भ में दो लोग डिसीजन ले सकते हैं, या तो निजी क्षेत्र या तो सरकार। मान लो सरकार डिसाइड कर दे कि पेट्रोल व डीजल केवल 45 साल से ऊपर के लोगों को मिलेगा। आजकल की यूथ बहुत घूमती है, तेल वेल बर्बाद करती है, तो अब नहीं मिलेगा। लेकिन निजी क्षेत्र भी डिसाइड कर सकता है ना कि पेट्रोल व डीजल उन्हीं को मिलेगा जो 120 रुपए प्रति लीटर दे सकेंगे। तो कहने का मतलब है कि निजी क्षेत्र भी संसाधनों पे हक रखता है और सरकारी क्षेत्र भी रखता है। तो दो बातें आपको बहुत स्पष्ट तरीके से पता होना चाहिए। इतना तो चीजें समझ में आ गई। तो चलिए अब समझते हैं समाजवादी क्या है ना।
मैंने आपको बता दिया ना, साम्यवाद में क्या होता है, हर चीज सरकार डिसाइड करेगी। कोरोना किसको, वैक्सीन किसको मिलेगी, पेट्रोल डीजल कौन खरीदेगा, यहां तक कि ये समझ लीजिए कि जो भूमि है उस भूमि में अगर देखा जाए पूंजीवाद अगर देश होगा तो उस भूमि में सभी का नियंत्रण होगा, निजी क्षेत्र का। किसको क्या उगाना है वो निजी क्षेत्र डिसाइड करेगा। पर साम्यवादी अगर देश होगा तो वहां पर भूमि का मालिकाना हक किसके पास होगा, सरकार के पास, और सरकार डिसाइड करेगी कि क्या उगाना है, चावल उगाने हैं कि गेहूं उगाने हैं। बात समझ में आ रही। और इसका उदाहरण आप यूएसए को समझ सकते हो, है ना, या लगभग तमाम देश हैं। और इसका उदाहरण आप एक समय यूएसएसआर था, या मान लो वर्तमान में नॉर्थ कोरिया मान लो, है ना, रटने को समझ लो, तो चीजें समझ में आई। अब इसके जो बीच की स्थिति है वो है समाजवादी। समाजवादी का क्या मतलब होता है, अब एक एक बात को समझिएगा। अभी मैं समानता समाजवादी बता रहा हूं, यहां पर सरकार का भी हक होगा और निजी क्षेत्र का भी हक होगा। क्लियर, यहां पर समानता भी होगी व स्वतंत्रता भी होगी। ये चारों चीजों पर ध्यान दिया जाता है, अर्थात इसके और इसके बीच की स्थिति को बोलते हैं समाजवादी। अगर हमारे यहां पूंजीवाद शब्द यूज कर दिया जाता संविधान की उद्देशिका में तो ये चीजें होती, लेकिन अगर हमारी संविधान की उद्देशिका में साम्यवाद यूज कर दिया जाता तो ये होता। पर दोस्तों हमारे संविधान ने ये चीज यूज की है, समाजवादी। कहने का ये मतलब है कि सरकार का भी हक होगा, निजी क्षेत्र का भी हक होगा, समानता भी लाई जाएगी व स्वतंत्रता भी लाई जाएगी। दोस्तों पता है पूंजीवाद में स्वतंत्रता होती है। आप जैसे देखिए यूएसए क्या है, एक पूंजीवाद देश है, और यूएसए में स्वतंत्रता है किस तरह की, आर्थिक स्वतंत्रता। आप कितना भी रुपए कमा सकते हो, आप कितनी भी भूमि रख सकते हो, कोई आप पे रोक टोक नहीं है। वहीं साम्यवाद क्या है कि आपके पास एक भी भूमि नहीं रहेगी। लेकिन भारत देखिए आप क्या है ना, अब भारत समाजवादी है ना, तो भारत में क्या किया कि स्वतंत्रता को भी महत्व दिया है, आप भूमि रख सकते हो, लेकिन समानता को भी महत्व दिया है कि एक आदमी ही नहीं सारी भूमि रख लेगा, है ना। वो क्या करेगा, अगर उसके पास कुछ मात्रा से ज्यादा भूमि है तो उसको सरकार लेके गरीबों में बांट देगी। आप देखो सीलिंग, है ना, सीलिंग देखा था आपने कि जिसके पास एक सीमा से ज्यादा भूमि होती है उसको सरकार ले लेती है। तो क्या हुआ, हमने स्वतंत्रता भी दे रखी है, आप रखो भूमि, साथ में हमने समानता की कोशिश भी की है। तो ये होता है समाजवाद। तो ये चीज समझ में आ गई आपको। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था या समाजवादी सामाजिक आर्थिक स्थिति कैसी होगी, यहां पर समानता स्वतंत्रता भी हो, यहां पर संसाधनों में निजी क्षेत्र का भी हक हो, और यहां पर सरकार का भी हक हो। आप देखो रेलवे में किसका हक है, सरकार का, पर एसी कूलर फ्रिज टीवी कौन बना सकता है, निजी क्षेत्र, दोनों के हक है ना। समानता और स्वतंत्रता तो मैंने आपको बता ही दी। एक और इसका बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं, जैसे टैक्स। यूएसए में टैक्स बहुत कम होता है इनकम में। क्यों कम होता है इनकम में टैक्स कम, क्योंकि यह कहा जाता है कि भाई उसको जितना कमाना है कमाए, है ना। एक व्यक्ति अगर मान लो ये है और ये कमाई कर रहा है तो इससे सरकार क्यों छीनेगी। अगर सरकार इससे ले लेती है पैसे तो इसका मतलब क्या है, इसकी स्वतंत्रता को बाधित कर रही है ना, या इसके ऊपर कोई बाह्य दबाव लगा रही है। तुम इतने रुपए कमाओगे तो इतना देना पड़ेगा, ये दबाव ही तो हुआ एक प्रकार से। इसको इसके हिसाब से काम करने की मनमर्जी तो नहीं मिल रही, है ना। तो क्या है, तो यूएसए पूंजीवादी अगर एक देश है तो यहां पर बहुत कम इनकम टैक्स होता है। वहीं दूसरी तरफ साम्यवाद, जितना पैसा कमाओगे सब दोगे। कहने का क्या मतलब है, ऐसा क्यों ऐसा इसलिए, साम्यवाद ये कहता है एक आदमी अगर 1 करोड़ कमाता है तो उसका पैसा सब में बराबर बांट देना चाहिए। अगर 1 करोड़ लोग हैं उस देश में तो सबको 1-1 रुपए मिलना चाहिए, क्योंकि समानता लानी है, समानता। वहीं पूंजीवाद क्या कहेगा कि अगर एक व्यक्ति 1 करोड़ कमाता है तो उससे 1 भी रुपए नहीं छीनने चाहिए। पर भारत में क्या होगा, अगर कोई आदमी 1 करोड़ कमाता है तो उससे 10 लाख ले लेने चाहिए, ताकि उससे गरीबों में बांटा जा सके। आप देखो हमारे यहाँ टैक्स कैसा होता है, जो मान लो किसी से 30% ले लिया जाता है तो किसी से 0% लिया जाता है। तो दोनों तरह की हमने व्यवस्था की है ना।
जो कम कमा रहे हैं रुपए उनसे 0% लो, और जो ज्यादा कमा रहे हैं उनसे 30% लो। क्यों? क्योंकि हम समानता भी लाना चाहते हैं। जो ज्यादा कमा रहा है उससे लेके हम गरीबों में बांट देंगे, समानता आ गई। साथ में हमने स्वतंत्रता भी दे रखी है, अर्थात हम पूरा पैसा नहीं ले रहे हैं, थोड़ी ही ले रहे हैं। दोस्तों मेरी बात समझिएगा और याद रखिएगा, मेरी किसी एक बात को मत समझिएगा मत। जैसे मैंने एक कथन कोई बोल दिया, आप उसी को सोच लीजिए कि सर ये तो आप गलत बता रहे हैं, ऐसा नहीं है। मेरे को जब पढ़ा करो ना तो पूरी समग्रता के साथ पढ़ा करो, है ना। अब जैसे यूएसए है तो ऐसा नहीं है कि यूएसए में 0% टैक्स है, कुछ लगाया जाता है। उसका उद्देश्य क्या है कि सरकार पैसा लेके व्यवसाय के लिए और अच्छा काम कर सके। अब समझ लीजिए बस इतना। तो इस चीज समझ में आ गई कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का क्या मतलब है, समाजवादी समाज का क्या मतलब है। एक ऐसा समाज जहां का उद्देश्य समानता व स्वतंत्रता दोनों को लाना हो। तो इस तरह आप कह सकते हो कि भारत में जो समाजवादी शब्द यूज किया है उसका मतलब है क्या, समानता को और स्वतंत्रता को लाना, है ना। समानता व स्वतंत्रता को एक साथ लाना, दोनों जरूरी है हमारे लिए, हम किसी एक तरफ नहीं जाएंगे। साथ में क्या, ये भी कह सकते हो गरीबी को खत्म करना, गरीबी को खत्म करना। आप देखो सरकार कई तरह की कोशिश कर रही है। या ये भी कह सकते हो जो भारत में समाजवादी शब्द यूज किया गया है उसका जो मतलब है वो कुछ शब्दों में ये कहा जा सकता है कि भारत के लोगों को एक बेहतर जीवन प्रदान करना। जैसे मान लो कि यूएसए है, भारत है। अगर भारत पूंजीवाद होता, कुछ लोग गरीब होते तो इनको कुछ नहीं मिलता, ना घर मिलता ना मकान मिलता, क्योंकि ये गरीब हैं, है ना। अमीर तो खरीद लेंगे। लेकिन अगर हम समाजवादी हैं तो इसका यह मतलब है कि हमें इनका भी कल्याण करना है, क्योंकि सरकार के पास भी क्या है, संसाधन है। क्योंकि भारत क्या है, समाजवादी है, और जो सरकार के पास संसाधन है उसका उद्देश्य इन लोगों का कल्याण करना है, अर्थात हर व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता बेहतर बने। यही समाजवाद का मतलब है भारत के संदर्भ में। मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाने की कोशिश की, अब इसको समझिएगा। अब चलते हैं यह सोचने कि यह समाजवाद भारत में आया कब, लिखा कब गया था। क्या यह मूल संविधान में लिखा गया था? तो जानकारी के लिए बता दूं कि यह भारतीय संविधान के मूल प्रति में नहीं था। इसको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इंदिरा गांधी जी ने 18 दिसंबर 1976 को लिखवाया था। और किसकी रिपोर्ट के आधार पे? स्वर्ण सिंह की रिपोर्ट के आधार पे। क्लियर? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा लिखवाया था। इसके पहले यह नहीं लिखा गया था। तो अब सवाल यह उठता है कि क्या इसके पहले हम समाजवादी देश नहीं थे क्या? तो दोस्तों भारतीय संविधान में कई ऐसे प्रावधान हैं, जैसे आर्टिकल 39 जो भारत को समाजवादी बनाता है। क्योंकि आर्टिकल 39 में क्या लिखा है कि जो भारत में संसाधन है उसका प्रयोग इस तरह किया जाएगा कि सबसे ज्यादा लोगों का कल्याण हो, सबका कल्याण हो, है ना। इन संसाधन का ऐसा प्रयोग किया जाएगा कि सबका कल्याण हो, है ना। अर्थात ऐसा नहीं है कि मान लो भूमि जमींदारों को ही दे दी जाए, बस ऐसा नहीं है। भूमि को ऐसे प्रयोग में लाया जाएगा कि उसका सभी से संदर्भ में सकारात्मक प्रभाव पड़े, अर्थात सभी को फायदा हो। तो वही समाजवादी, सबके जीवन की गुणवत्ता को बेहतर करना। तो कहा यह जाता है कि हमने 42वें संविधान संशोधन के द्वारा यह शब्द जरूर अपने संविधान में जोड़ा, पर उसके पहले भी हमारे संविधान का जो नेचर था वो क्या था? वो संविधान का नेचर समाजवादी ही था। अब सवाल आता है कि ऐसा इंदिरा गांधी जी ने क्यों किया था? तो उसका कारण यह है कि इंदिरा गांधी जी अपने आप को गरीबों का नेता दिखाना चाहती थी, तो इसलिए उन्होंने यह शब्द जोड़ा। यह भी कहा जा सकता है कि उस समय 1971 के समय, आपको पता है ना, भारत पाकिस्तान का युद्ध, बांग्लादेश को अलग करना और अमेरिका द्वारा हमारा विरोध करना, तो हमने यूएसएसआर को
अपने साथ में लेने के लिए भी समाजवादी शब्द जोड़ा था, क्योंकि उस समय यूएसए को अगर कोई देश रोक सकता था तो केवल यूएसएसआर था, और यूएसएसआर एक समाजवादी जैसा देश था, तो हमने अपने संविधान में लिख के उसको प्रभावित करने की कोशिश की होगी। कई तरीके के और कयास लगाए जाते हैं, ये सब हमारे काम की बात नहीं है, जितनी थी हमने उतनी समझ ली। तो दोस्तों हमें समझ में आ गया कि समाजवादी का मतलब क्या है, फिर भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया और क्यों जोड़ा गया। अब तीसरे उससे भी एक महत्वपूर्ण शब्द आता है जिसको बोलते हैं पंथ निरपेक्ष या सेक्युलरिज्म। ठीक, अब यह है कि इस शब्द का क्या मतलब है। तो दोस्तों यह शब्द भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। पहले तो इतना जान लो। तो कहने का यह मतलब है कि हमारे मूल संविधान में ऐसा कोई शब्द नहीं था। ये तो मैंने अभी आपको बताया, इसकी व्याख्या भी आगे करूंगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि पंथ निरपेक्ष क्या होता है ना, या इसको हम धर्मनिरपेक्ष भी कहते हैं। दोस्तों इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस इतनी है कि यूपीएससी या कई सिविल सर्विस के एग्जाम में 3 साल से लगातार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि अभी मैं जो बताऊंगा वो केवल 2 या 3 बातें बताऊंगा, है ना। आपको बस ये पता चल जाएगा पंथ निरपेक्ष क्या है, पर इससे संबंधित सभी सवालों को या इस शब्द को ही समझने के लिए एक सोशियो पॉलिटिकल के लिस्ट बनी हुई है ST91 में मेरी। इसमें यह शब्द को मैंने बहुत अच्छे से 2-3 घंटे में पढ़ाया है। तो दोस्तों उसको जरूर देखिएगा और उससे आपको समझ में आ जाएगा पंथ निरपेक्ष क्या होता है। बस अभी इतना समझिए कि 2 तरह के राज्य होते हैं। राज्य 2 तरह के होते हैं। एक राज्य होगा कि जो कहेगा हमारा एक विशेष धर्म है ना, विशेष धर्म वाला राज्य। और एक राज्य ऐसा होगा जो कहेगा कि हमारा कोई धर्म से संबंध नहीं है, संबंध नहीं है। जैसे मान लो एक राज्य है सऊदी अरब, है ना। तो ये क्या कहता है, हम एक मुस्लिम देश हैं, है ना। जैसे ईरान, हम एक मुस्लिम देश हैं। कई देश हैं जो कहते हैं हम क्रिश्चियन देश हैं। तो ये क्या कह रहे हैं, ये अपने आप को एक विशेष धर्म से जोड़ लेते हैं और कहते हैं कि हमारा उद्देश्य होगा कि इस धर्म का अनुसार शासन करना, है ना। अर्थात सऊदी अरब या जितने भी मुस्लिम देश हैं वो क्या कहेंगे कि हम अपने धार्मिक ग्रंथ के अनुसार चलेंगे। तो ऐसे देशों को समझ रहे हैं क्या है, ये धर्म से प्रभावित देश हैं। लेकिन उसी की तरह कुछ राज्य तो होंगे, है ना, मतलब राज्य होंगे, संप्रभु होंगे, पर वो ये कहेंगे कि हमारा कोई धर्म नहीं है, धर्म अलग है, हम बिल्कुल अलग हैं। हम कुछ भी काम करेंगे वो विज्ञान से प्रभावित होकर करेंगे, ना कि धर्म से प्रभावित। तो ऐसे देशों को कहते हैं धर्मनिरपेक्ष। क्या कहते हैं, ऐसे देशों को कहते हैं धर्मनिरपेक्ष। बात समझ में आई। तो भारत क्या है, भारत का कोई धर्म है क्या विशेष? ऐसा कभी सुना है क्या कि भारत का राष्ट्रपति कोई एक धर्म का बने, हिंदू बना, मुस्लिम बना? नहीं। प्रधानमंत्री देखिए सिख बना, है ना। तो कभी सुना है क्या आपने सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश थे वो मुस्लिम भी थे, हिंदू भी थे, सिख भी थे? तो कभी सुना क्या आपने ऐसा कि एक धर्म के लोगों को हम ज्यादा महत्व दे रहे हैं? पर आप सऊदी अरब में या किसी भी मुस्लिम देश में देख लीजिए, वहां जो प्रमुख पद होगा वो उसी धर्म के लोग को मिलेगा। पर भारत में तो ऐसा नहीं है। तो आप कह सकते हो कि भारत में क्या है, धर्मनिरपेक्ष है। अर्थात भारत का कोई अपना धर्म नहीं है, भारत विज्ञान के आधार पर चलने वाला देश है। हम कोई भी नीति बनाएंगे तो उसको ये नहीं देखेंगे धर्म में है कि नहीं है, हम ये देखेंगे कि विज्ञान ने ऐसा कहा है कि नहीं कहा। आपने देखा होगा कि जब मैंने बता रहा था हम भारत के लोग, तो उस समय भी तो यही डिबेट हुई थी कि भगवान के नाम से शुरू करें। कई लोग कहना चाहते थे कि भगवान के नाम से इसलिए चलो शुरू करते हैं कि लोग इस संविधान को माने, क्योंकि लोगों की भगवान में जब आस्था होगी तो इस संविधान में भी आस्था होगी। पर हमने कहा हरगिज नहीं, क्योंकि हमें या हमारे संविधान निर्माताओं को भारत के लोगों की प्रगतिशीलता पे भरोसा था, और ये भरोसा बहुत बड़ी बात है।
याद रखिएगा दोस्तों, जो आज विकसित देश है ना, यूएसए, यूके, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये अपनी जनता पे ही भरोसा नहीं करते थे। इन्होंने अपनी संविधान बनाने के बाद सभी को वोटिंग राइट्स भी नहीं दिए थे। तो लेकिन भारत ने सभी को एक साथ वोटिंग राइट्स दिए थे, जबकि उसे पता था कि उस समय 60 से 70% जनसंख्या तो पढ़ी लिखी ही नहीं है। इन बातों को जरूर महसूस करिएगा। चलिए टॉपिक पे फिर आते हैं। तो हमने बताया पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष ऐसा राज्य होता है जो अपनी नीतियों को विज्ञान के आधार पे बनाता है, ना कि धर्म के आधार पे। उदाहरण मैंने आपको दिया कि मान लो कोई एक मुस्लिम कंट्री है ना, एक उदाहरण दे रहा हूं, वो अगर जैसे मान लो सऊदी अरब, तो अगर वो कोई भी नियम बनाएगी तो धर्म से प्रभावित होकर बनाएगी। कैसे कपड़े पहनने चाहिए, कैसे शादी होनी चाहिए, कैसे जमीन का बंटवारा होना चाहिए, ठीक है, कैसी सजा देनी चाहिए, कैसी कोई भी नियम बनाएगी वो किससे, धर्म से प्रभावित होगा। पर भारत जो भी नियम बनाएगा वो कैसे बनाएगा, विज्ञान से प्रभावित होकर। जो विज्ञान कहेगा, जो विज्ञान के अनुसार सही होगा, हम वही बनाएंगे। तो इस तरह दोस्तों भारत एक पंथ निरपेक्ष है ना, या धर्मनिरपेक्ष राज्य है। एक एक शब्द का मतलब समझिएगा, फिर मैं पूरी प्रस्तावना को अंत में और ब्रीफ करूंगा, तब और समझ में आ जाएगा। क्लियर दोस्तों, ये बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं। इसको लेक्चर देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, इसलिए अभी इसको नहीं पढ़ाया, नहीं तो 3 घंटे तो इसी को पढ़ाने में लग जाता। अब चलते हैं लोकतंत्रात्मक। क्या वर्ड यूज किया है, डेमोक्रेसी, है ना, लोकतंत्र। अब आप कहोगे सर ये लोकतंत्र क्या होता है? तो देखो, लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है ना, एक ऐसी शासन प्रणाली है यहां पर ये विशेषताएं पाई जाती हैं। पहली विशेषता, चुनाव हो, और ये चुनाव भी 2 तरह से हो। एक तो पहली बात निष्पक्ष हो, है ना, और दूसरी बात समय समय पे हो, और फिर जनता संप्रभु हो। समझ में आ रहे? ये लोकतंत्र की खासियत है सबसे बड़ी, है ना। तो अगर ये 2 बातें किसी देश में आप पा रहे हो तो आप कह सकते हो कि वहां लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र का यही मतलब होता है। अब मैंने ये बताया चुनाव निष्पक्ष का, इसलिए कि अब पाकिस्तान में भी चुनाव होते हैं पर उनका कोई भरोसा नहीं, पहले से ही डिसाइड होते हैं कौन जीतेगा, है ना। साथ में अब मान लो किसी देश में 150 साल में चुनाव हो, और 150 साल में चुनाव होगा तो कहेंगे लोकतंत्र है क्या? ऐसा थोड़ी है। लोकतंत्र वह देश कहलाएगा यहां पर हर समय समय पे चुनाव होता हो। जैसे आप भारत में देखिए हर 5 साल में चुनाव होता है, यूएसए में देखिए, है ना, चुनाव होता है, अभी हाल ही में हुआ है। तो ये क्या है, ये वास्तविक रूप से डेमोक्रेसिक है, लोकतंत्र है। अर्थात यहां पर क्या, जनता का शासन है। हर 5 साल में जनता डिसाइड करती है कि कौन सरकार चलाएगा। मेरी बात समझ में आ रही? इसको बोलते हैं लोकतंत्र। लोकतंत्र की एक और खासियत होती है कि अब थोड़ी टेक्निकल पढ़ लें। सबसे बड़ी जो खासियत होती है लोकतंत्र की, वो होती है रूल ऑफ लॉ। आप कहोगे सर ये क्या, ये तो कभी पढ़ा ही नहीं। अभी जनता के द्वारा जनता के लिए वाली परिभाषा पढ़ते थे जो लिंकन साहब कह गए थे। तो दोस्तों वो हाई स्कूल तक के लिए सही थी, पर अब सिविल सर्विस के लिए ये परिभाषा नहीं जरूरी। सिविल सर्विस के लिए और समझना पड़ेगा आपको कि नियम का शासन ही लोकतंत्र है। इसको समझिए कैसे। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि एक देश है, यहां पर राजा रहते हैं, है ना। मान लो बहुत पुराना कोई एक देश की बात बता रहा हूं। अगर मान लो यहां पर कोई अपराध करता है, चोरी, है ना, कोई अपराध करता है तो चोरी करता है मान लो, तो चोरी की अगर तो सजा सबको समान रूप से मिलेगी क्या? सजा सबको समान रूप से नहीं मिलेगी। मालूम चला राजा के परिवार का कोई आदमी है तो सजा मिलेगी ही नहीं, है ना। मान लो कोई दबा कुचला वर्ग का, मान लो दलित वर्ग का आदमी है तो उसको सबसे ज्यादा सजा मिलेगी। ऐसा होता था एक समय, ठीक है। मान लो ब्राह्मण वर्ग का है ना, तो उसको बिल्कुल कम सजा मिलेगी, ठीक है। वैश्य है तो उसको थोड़ी ज्यादा सजा मिलेगी, है ना। तो मतलब क्या हुआ,
सबके लिए अलग अलग नियम हैं, अर्थात जैसा व्यक्ति है उसके साथ वैसा व्यवहार हो रहा है। राजा के साथ अलग व्यवहार, परिवार उसका है तो उसके साथ अलग व्यवहार, ब्राह्मण अगर कोई है तो उसके साथ अलग व्यवहार, क्षत्रिय है तो उसके साथ अलग व्यवहार। तो कहने का क्या मतलब, जैसा व्यक्ति है उसके साथ वैसा व्यवहार हो रहा है। सबके लिए अलग अलग क्या बने हैं, नियम बने हुए हैं। तो यह क्या हुआ, व्यक्ति के आधार पे चलने वाला शासन, व्यक्ति के आधार पे चलने वाला शासन। समझ में आया। पर आज की डेट में देखो, कोई भी चोरी करे अगर तो सबको एक सजा मिलेगी, अर्थात क्या है, व्यक्ति के आधार पे नहीं चल रहा, नियम के आधार पे चलने वाला शासन, रूल ऑफ लॉ। जैसे 302 है ना, सबको फांसी हो सकती है। तो आप देख लो, अगर मान लो कोई करोड़पति भी किसी की हत्या कर दे तो फांसी होगी, और कोई गरीब भी किसी की हत्या कर दे तो फांसी होगी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हत्या करे उन्हें फांसी होगी। अगर मान लो एक नियम हो कि हत्या करने पे सीधे फांसी होती है, तो महिला या पुलिस कोई भी हत्या करे फांसी होगी। अर्थात व्यक्ति के आधार पे नहीं हो रहा, किसके आधार पे होता है, नियम के आधार पे शासन। कहने का क्या मतलब है, लोकतंत्र क्या है कि एक नियम होगा, मेरी बात समझिएगा, है ना, एक नियम होगा और उस नियम से पूरा देश चलेगा। कोई अलग अलग व्यवस्था नहीं होगी, सबके लिए एक सी व्यवस्था होगी। तो इसी को बोलते हैं डेमोक्रेसी, अर्थात समानता। देखो, डेमोक्रेसी के लिए एक और खासियत है ना, यो खासियत क्या बोलेंगे कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, अर्थात सार्वभौमिक मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। यह भी एक लोकतंत्र की खासियत है। और इन दोनों को समझिएगा तो समझ जाएंगे, समानता को और इसको जब समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कैसे, लोकतंत्र का क्या मतलब है, सब एक है ना, अर्थात कोई भी व्यक्ति होगा यदि 18 साल से ऊपर है तो उसको वोट का अधिकार मिलेगा ना। तो ये क्या है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है ना। ये भारत में कोई भी व्यक्ति अगर 18 साल से ऊपर है तो उसको चुनाव का अधिकार है। तो इसको क्या कहते हैं हम, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, अर्थात जो भी 18 साल से ऊपर होगा उसको चुनाव का अधिकार होगा। क्यों, क्योंकि उसको अब उसको सरकार चुनने का अधिकार है। तो ये भी एक लोकतंत्र की बहुत बड़ी खासियत होती है। और ये कहां से निकलती है, यही समानता से, कि सबको हम समान मान रहे हैं। अगर कोई एक करोड़पति है तो उसका भी एक ही वोट होगा, अगर कोई गरीब है तो उसका भी एक वोट होगा। कभी सोचिए, जब चुनाव देने लोग जा रहे होते हैं तो एक करोड़पति अगर चुनाव देने जाता है, उसके पीछे गरीब खड़ा है, तो दोनों ऐसे उंगली करते हैं, मतलब समान रूप से उनका अधिकार है। अर्थात एक राज्य के लिए दोनों का महत्व उतना ही है। ये कितनी खूबसूरत बात है, इसको समझिए। बात समझ में आ रही। इस तरह लोकतंत्र को मैंने क्या बताया, यहां निष्पक्ष चुनाव होता हो, समय समय पे चुनाव होता हो, और वो चुनाव वयस्क मताधिकार पे आधारित हो। फिर मैंने कुछ टेक्निकल बात बताई कि जहां पर रूल ऑफ लॉ हो, यहां पर समानता हो, उसको भी डेमोक्रेसी कहते हैं। तो ये है डेमोक्रेसी या लोकतंत्र। अब भारत में है कि नहीं ये आप पहचान लीजिए। भारत में सब ये विशेषताएं हैं, इसलिए कह सकते हैं भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है। अब आगे चलते हैं, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय। दोस्तों, आज के लेक्चर में इन्हीं 3 शब्दों को बस और समझेंगे, है ना, क्योंकि लंबा लेक्चर हो जाएगा, फिर मजा नहीं आएगी। कल बाकी शब्दों को समझेंगे। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय क्या है ना? सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक न्याय। तो सबसे पहले तो न्याय को समझ ले, क्या होता है, जस्टिस क्या होता है। चलिए इसको किताबी भाषा से मत पढ़िए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा कभी, बस इसको महसूस करिए। देखिए, न्याय का एक तो यह मतलब होता है कि जिस व्यक्ति को जो अधिकार हो वो मिलने चाहिए, जिस व्यक्ति को जो अधिकार है वो मिलने चाहिए। अगर मान लो मेरा यह अधिकार है कि मुझको दोनों टाइम खाना मिले, अगर मिलेगा तो उसे क्या कहेंगे, न्याय हो रहा है। तो जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है कोई, है ना,
जैसे मान लीजिए ये कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, अब इसको कुछ सामाजिक अधिकार भी होंगे, है ना। जैसे सामाजिक अधिकार क्या होंगे, ये समाज में गरिमापूर्ण जीवन जी सके, है ना, ये समाज में समानता के साथ रह सके, ये अधिकार होते हैं ना समाज में एक व्यक्ति के, ठीक। इसको राजनीतिक अधिकार भी कुछ होंगे, कैसे, वोट देने का अधिकार होगा, इसको चुनाव लड़ने का अधिकार होगा, ये राजनीतिक अधिकार है ना। आर्थिक क्या होंगे, इसको किसी भी नौकरी को करने का अधिकार होगा, किसी भी तरह के व्यवसाय को शुरू करने का अधिकार होगा, क्लियर। इसको आर्थिक रूप से भी सब समान होने चाहिए, है ना। अब ऐसा तो नहीं मान लो कि महिला काम करे तो उसको कम सैलरी मिले, पुरुष काम करे तो उसको ज्यादा सैलरी मिले, तो ये तो क्या हुआ, आर्थिक रूप से अन्याय हुआ ना महिला के साथ। बात समझिएगा। अभी मैंने न्याय का क्या मतलब बताया, मैंने न्याय का ये मतलब बताया कि जिसको जो मिलना चाहिए वो मिले, जिसका जो अधिकार हो वो मिले। अब यहां समझिएगा, अगर इस व्यक्ति को समाज में गरिमापूर्ण जीवन नहीं मिल रहा या समानता का भाव नहीं मिल रहा तो क्या कहा जाएगा कि ये सामाजिक अन्याय है, क्योंकि इसको जो चीज मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही, तो तभी बोलेंगे अन्याय। अगर मिलेगा तो बोलेंगे न्याय। अब बस इस बात को अगर समझ लेंगे तो अब ये समझ में आ जाएगा। जैसे उदाहरण देखते हैं, जैसे मान लो महिला है, तो एक महिला को समाज में अगर गरिमापूर्ण जीवन नहीं मिल रहा तो उसको क्या करेंगे कि सामाजिक अन्याय हो रहा है। जैसे मान लो एससी जो समुदाय है उसके साथ छुआछूत का भाव होता है, तो क्या कहा जाएगा कि समाज में इसको वो चीजें नहीं मिल रही जो मिलनी चाहिए थी, तो इसको कहेंगे सामाजिक अन्याय। तो हमारा क्या कर्तव्य होगा, हमारा कर्तव्य होगा कि हम इसके साथ हो रहे अन्याय को खत्म करें, अर्थात इसको जो चीज मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही तो हम इसको प्रोवाइड करें, है ना। अब वो सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक हो सकती है। जैसे मैंने एक अभी आपको एससी समुदाय के संदर्भ में उदाहरण दिया, अगर समाज इसको इसके अधिकारों से वंचित कर रहा है तो सामाजिक अन्याय है, तो सरकार क्या करेगी, इसको इसके अधिकार देगी। आप देखो छुआछूत को अपराध घोषित किया है, तो इसका क्या मतलब है, राज्य ने सामाजिक न्याय की कोशिश की है। घरेलू हिंसा अधिनियम क्या है, महिलाओं के साथ कोई हिंसा नहीं हो सकती, समाज में उन्हें सुरक्षित रहने का पूरा अधिकार है, तो आप कहोगे यह भी सामाजिक न्याय है। जैसे एक महिला को और भी कई तरह के अधिकार दिए गए हैं, क्यों, क्योंकि उसे समाज से हर वो चीज मिलनी चाहिए जिसकी वो स्वामित्व, मतलब जिसके रखने का उसका हक है। तो आप समझ में आया, ठीक। गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए जो जो चीज समाज के द्वारा दी जानी चाहिए, अगर वो चीजें दी जा रही हैं तो उसको क्या कहते हैं, सामाजिक न्याय। जैसे एक छोटे बच्चे को कहीं भी खतरनाक जगह काम नहीं करने देना चाहिए, ये भी समझ जाइए, सामाजिक न्याय। तो इतनी बात क्लियर हो गई। अब राजनीतिक समझते हैं। जैसे मान लो कह दिया जाए कि एक विशेष वर्ग के लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं होगा, तो क्या हुआ, इस वर्ग को राजनीतिक रूप से तो मिलना चाहिए था ना, पर नहीं मिल रहा, इसका क्या मतलब हुआ, उसके साथ अन्याय हो रहा है। तो फिर हमारा संविधान क्या करेगा, उसको न्याय देगा। आप देखो आर्टिकल 325 व 326, हमने सबको चुनाव में वोट देने का अधिकार दिया है। कोई भी व्यक्ति किसी भी पद में खड़ा हो सकता है, क्यों, क्योंकि सबको राजनीतिक रूप से यह सब करने का अधिकार होना चाहिए, तो इसको बोलते हैं राजनीतिक न्याय। वैसे ही अब मैंने आर्थिक उदाहरण आपको बताया था कि मान लो एक महिला को कम सैलरी मिल रही है, पुरुष को ज्यादा सैलरी मिल रही है, तो ये क्या हुआ, आर्थिक रूप से अन्याय हुआ ना महिला के साथ, क्योंकि महिला को सैलरी मिलनी चाहिए ना। तो दोस्तों इसको बोलेंगे आर्थिक अन्याय। वहीं जब महिला व पुरुष दोनों को सैलरी बराबर मिलेगी तो उसको बोलेंगे आर्थिक न्याय। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये संदर्भ में चीजें समझ में आ गई होंगी, है ना। अब एक और परिभाषा है न्याय की, उसको भी समझ लीजिए कि न्याय क्या होता है। तो देखिए इसी से जुड़ी हुई है, कोई अलग नहीं है, कोई रटना नहीं है, बस आप समझिए न्याय, है ना। न्याय किसके लिए जरूरी है, महत्तम विकास के लिए, महत्तम विकास के लिए जरूरी है।
अर्थात ये कहा जाता है जिस देश में सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक न्याय नहीं होता वहां पर महत्तम विकास नहीं होता। क्योंकि राज्य का उद्देश्य या किसी भी सरकार का उद्देश्य क्या होता है? महत्तम विकास करना होता है। हमारे संविधान का उद्देश्य भी क्या है? महत्तम विकास करना है। तो इससे क्या आप समझते हो? मतलब हमारे राज्य को सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक रूप से न्याय वाली स्थिति को पैदा करना चाहिए। आप देखिए, अगर महिला की सैलरी कम होगी, पुरुष की सैलरी ज्यादा होगी, तो महिला का क्या विकास होगा? क्या नहीं होगा? तो कहने का यह मतलब है जहां भी आर्थिक अन्याय होगा वहां विकास नहीं होगा। अगर मान लो मुझे वोट देने का अधिकार ना हो या मुझे चुनाव लड़ने का अधिकार ना हो तो मेरा राजनीतिक विकास बाधित होगा, मेरे अंदर राजनीतिक चेतना ही नहीं आएगी, है ना। मैं समाज से अलग कटा पिटा रहूंगा। जैसे आप देख लिए म्यांमार में जो रोहिंग्या समुदाय है उसको राजनीतिक पावर ही नहीं है, तो क्या हुआ? उसका विकास ही नहीं हुआ। तो क्या करना चाहिए? राजनीतिक न्याय के लिए उसको सारे अधिकार मिलने चाहिए, तभी बोलेंगे राजनीतिक न्याय है। वैसे ही समाज में आप देख लीजिए कि अगर समाज किसी एक वर्ग को बिल्कुल अपने से अलग कर दे, है ना, उसे छुए नहीं, उसे गांव से बाहर रहने को कहे, तो क्या उस वर्ग का विकास होगा? कभी कभी नहीं होगा। महिलाओं के साथ अगर शोषण होगा तो उसका विकास होगा क्या? कभी कभी नहीं होगा। जैसे मैंने ट्रांसजेंडर समुदाय बताए थे कि ट्रांसजेंडर समुदाय को समाज ने बिल्कुल अलग कर दिया, तो क्या उसका विकास हुआ? नहीं हुआ ना। तो सामाजिक न्याय क्यों जरूरी है? क्योंकि सामाजिक विकास करने के लिए, है ना। तो एक व्यक्ति का सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक विकास तभी होगा जब सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय मिलेगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आए हो तो जरूर इसको रिवाइज करिएगा। थोड़ी कठिन है, नहीं समझ में आए हो तो मुझसे दोबारा पूछिएगा। और आज के लिए धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं।